नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, दुष्यंत चौटाला पर अन्नदाताओं के बढ़ते दबाव की, बताएंगे कि राहुल गांधी ने कैसे घेरा मोदी सरकार को, जानेंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी, और बुलेटिन के आखिर में बात बीईएमएल के विनिवेश के प्लान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के बाउल सिंगर बासुदेव दास बीजेपी से नाराज। 29 दिसंबर को बीरभूम में होने वाली ममता बनर्जी की रैली में होंगे शामिल। अमित शाह ने 20 दिसंबर को बीरभूम दौरे पर बासुदेव दास के घर खाया था खाना। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज। एक महीने में तीसरी बार सीएम से मिलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 26 दिसंबर को करेंगे सीएम शिवराज से मुलाकात। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा क्रिसमस पर्व। क्रिसमस के लिए भारत में भी चर्चों को सजाया गया। सुबह से ही चर्च में होगा प्रार्थना सभाओं का आयोजन। आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें। बीसीसीआई की एजीएम ने 2 नई टीमों को दी मंजूरी। फिलहाल आईपीएल में 8 टीमें लेती हैं हिस्सा। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 529 अंकों की तेजी के साथ 46,973 पर हुआ बंद। निफ्टी 148 अंकों की तेजी के साथ 13,749 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानून पर अन्नदाता और सरकार दोनों अड़े हुए हैं। सरकार के 2 प्रस्तावों को अन्नदाता खारिज कर चुके हैं, क्योंकि अन्नदाताओं का कहना है कि सरकार के प्रस्तावों में नया कुछ भी नहीं है। आज कांग्रेस ने अन्नदाताओं के समर्थन में प्रदर्शन भी किया, तो वहीं सरकार की ओर से अन्नदाताओं को एक और प्रस्ताव भेजा गया है। तो सरकार ने क्या दिया प्रस्ताव, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अन्नदाता आवाज लगाता है लेकिन मोदी सरकार जागती नहीं। अब कांग्रेस ने सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किसानों के हक के लिए हल्ला बोल किया है, जिससे मोदी सरकार हिलती नजर आई है। दरअसल आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से मोदी सरकार को अपनी जमीन हिलती हुई दिखी। इसलिए उन्होंने कानून व्यवस्था को हवाला देकर प्रियंका को बीच रास्ते से ही पुलिस के जरिए हिरासत में करवा लिया और राहुल गांधी समेत केवल 3 नेताओं को मिलने की इजाजत दी। लेकिन मोदी सरकार की मनमानी के आगे कांग्रेस झुकी नहीं। जहां राहुल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा, तो वहीं प्रियंका ने सड़क से हुंकार भरी। उन्होंने मोदी सरकार को कायर तक कह दिया। इस बीच अन्नदाताओं ने भी मोदी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव आए तो वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार को कानून वापस लेने होंगे। अन्नदाताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया तो सरकार की ओर से एक बार फिर बातचीत के लिए चिट्ठी अन्नदाताओं को भेज दी गई। कृषि मंत्रालय द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि सरकार अन्नदाता की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। चिट्ठी में कहा गया है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। अन्नदाता साफ मन से बातचीत के लिए आगे आएं। अन्नदाताओं को समय तय करना है, वो बताएं। सरकार बातचीत को तैयार है। एक ओर सरकार अन्नदाताओं से कह रही है कि वो साफ मन से आगे आए, तो दूसरी ओर अन्नदाता सरकार से कह रहे हैं वो अपना मन साफ करें और ठोस प्रस्ताव भेजें। खैर, सरकार ने चिट्ठी भेजी है और अब देखना है कि अन्नदाता इसका क्या जवाब देते हैं। अन्नदाता सरकार से नाराज हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अन्नदाताओं के निशाने पर बीजेपी के सहयोगी भी आ गए हैं। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की मदद से चल रही है, और आज दुष्यंत चौटाला पर अन्नदाताओं की नाराजगी भारी पड़ गई। तो क्या हुआ दुष्यंत के साथ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2 दिन पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर निकाय चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए अंबाला जा रहे थे, लेकिन अन्नदाताओं ने सीएम खट्टर के काफिले को रास्ते में ही रोक लिया। अन्नदाताओं का गुस्सा देखकर खट्टर के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा। सीएम को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और अब अन्नदाताओं के गुस्से का शिकार हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को होना पड़ा है। दरअसल हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। राज्य की खट्टर सरकार जेजेपी के इन 10 विधायकों के समर्थन पर ही टिकी है। जेजेपी के 10 में से 7 विधायक खुलकर अन्नदाताओं के साथ हैं। वो दुष्यंत चौटाला पर दबाव बना रहे हैं कि दुष्यंत भी सरकार से अलग हो जाएं, लेकिन अभी तक जेजेपी ने समर्थन वापसी का मन नहीं बनाया है।
इस बीच हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान भी हो गया है और चुनाव प्रचार के दौरान दुष्यंत को अन्नदाताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। दुष्यंत को पार्टी के प्रचार के लिए जींद जाना था, जिसके लिए हेलीकॉप्टर तैयार था। जींद के उचाना में जहां हेलीकॉप्टर उतरना था वहां हेलीपैड भी तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर अन्नदाताओं को हुई तो वहां पहुंच गए। हाथों में फावड़ा लिए अन्नदाताओं ने पूरा हेलीपैड खोद डाला। इसके साथ ही अन्नदाताओं ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। अन्नदाताओं का गुस्सा देख दुष्यंत को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अन्नदाताओं का कहना है कि दुष्यंत यदि खुद को अन्नदाताओं का समर्थक बताते हैं तो उन्हें पहले डिप्टी सीएम पद के साथ सरकार का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो हम उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत नहीं देंगे। अन्नदाताओं के बढ़ते विरोध के बाद अब देखना होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे। बीजेपी के बाद अब उसके सहयोगी भी अन्नदाताओं के गुस्से का शिकार हो रहे हैं और आज दुष्यंत को भी इसका सामना करना पड़ गया। एक तरफ जहां अन्नदाताओं की नाराजगी दिखाई दे रही है तो दूसरी ओर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी उन्हें अन्नदाता ही मानने को तैयार नहीं है। उन्हें देश विरोधी तक बताया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में प्रियंका गांधी ने आज मार्च निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। राहुल के साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, लोगों की आवाज को दबाना इस सरकार का काम बन गया है। सरकार की नीतियों की वजह से देश में किसी युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, छोटे व्यापार खत्म हो जाएंगे। मोदी क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए पैसा बना रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा उसे ही देश विरोधी बता दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर मोहन भागवत ही क्यों ना हो। जी हाँ, राहुल गांधी ने दावा किया कि यदि मोहन भागवत भी मोदी सरकार का विरोध करेंगे तो बीजेपी वाले मोहन भागवत को भी देश विरोधी करार दे देंगे। कृषि कानूनों को लेकर राहुल ने कहा कि किसान, छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर कृषि व्यवस्था को छेड़ा जाएगा तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए ऐसे कानूनों को वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश की रक्षा करने में असफल रहने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि पड़ोसी देश ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री इस बारे में क्यों नहीं बोलते? राहुल ने कहा कि आपके पास एक अक्षम व्यक्ति है जिसे कोई समझ नहीं है और वे 3-4 दूसरे लोगों के हिसाब से सिस्टम को चला रहा है। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पीएम आज पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पीएम ने छात्रों से क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने हमेशा राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ये 100 साल की यात्रा काफी विशेष रही है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो सपना देखा था, ये संस्थान उस सपने को ऊर्जा दे रहा है। पीएम ने कहा कि आजादी के आंदोलन की नींव काफी वक्त पहले रख दी गई थी। देश के आध्यात्मिक सांस्कृतिक आंदोलन को भक्ति युग ने मजबूत किया। वहीं प्रधानमंत्री ने इस दौरान छात्रों को एक टास्क भी दिया। महामारी के दौरान इस बार विश्व भारती के मेले का आयोजन नहीं हो सका। उन्होंने टास्क दिया कि विश्व भारती के छात्र छात्राएं मेले में आने वाले लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें कि उनकी कलाकृतियों को ऑनलाइन आखिर कैसे बेचा जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पीएम छात्रों के सहारे वोटों पर भी निशाना साध रहे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साल भर के अंदर यूपी में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए भी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस बार वो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियां जहां पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जुट गई हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य की पार्टियां अभी से ही अपने अपने सियासी समीकरण को बनाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश के छोटे दलों के साथ गठजोड़ करने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने किसी भी छोटे या बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है और सभी 403 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस यूपी मिशन 2022 के अभियान का आगाज 28 दिसंबर को पार्टी स्थापना दिवस पर करने जा रही है।
अगर कांग्रेस के पिछले इतिहास को देखें तो पार्टी ने गठबंधन के बाद भी कुछ कमाल नहीं दिखाया था। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसमें कांग्रेस को 7 तो सपा को 59 सीटें मिली थी। इसी के साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जिसके चलते अब कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जनवरी के दूसरे हफ्ते से मिशन 2022 का जायजा लेने के लिए यूपी का दौरा करेंगी और इसी के चलते कांग्रेस अपना संगठन दुरुस्त करने में लगी है। ऐसे में कांग्रेस का लक्ष्य है कि प्रदेश की 60,000 ग्राम सभाओं पर ग्राम कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाए। सूबे के 75 जिले और 823 ब्लॉक कमेटी के अलावा 8300 न्याय पंचायत में से 2300 न्याय पंचायत में कांग्रेस ने अपना संगठन बना लिया है और बाकी बचे पंचायतों में अगले 10 दिन में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के यूपी दौरे की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन पार्टी ने प्रदेश में अपने पैर जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पार्टी की रणनीति क्या रंग लाती है। कांग्रेस जहां उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के समीकरण को बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस अपनी अलग रणनीति तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और तेजी से राज्य में उभरी बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस राज्य में बड़ा गठबंधन बना रही है। तो पश्चिम बंगाल में किसके साथ होगा कांग्रेस का गठबंधन, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ जहां बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लगातार खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। कांग्रेस पार्टी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए महागठबंधन तैयार कर रही है। इसमें वाम दलों को भी शामिल किया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को मंजूरी दे दी है। वाम दल पहले ही इस गठबंधन को अपनी हरी झंडी दिखा चुके हैं। अक्टूबर में सीपीएम की केंद्रीय समिति ने कांग्रेस से गठबंधन को मंजूरी दे दी थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के साथ केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां कांग्रेस और वाम दल एक दूसरे के खिलाफ सीधे लड़ाई लड़ते हैं, जिस कारण दोनों ही पार्टियां अब तक गठबंधन से दूरी बनाए हुए थी। लेकिन इस बार दोनों ही दलों को पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत वापस लाने की लड़ाई लड़नी है, इसीलिए दोनों ने गठबंधन पर सहमति जता दी है। इससे पहले 2016 के चुनावों में भी कांग्रेस और वाम दलों की गठबंधन की कोशिश हुई थी, लेकिन सीएमपी की केंद्रीय इकाई ने इसकी मंजूरी नहीं दी। 2016 में कांग्रेस और वाम दलों में गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने आपसी सहमति से सीटें जरूर बांट ली थी। पश्चिम बंगाल के स्थानीय नेताओं ने एक दूसरे दल का प्रचार भी किया, लेकिन गठबंधन का औपचारिक ऐलान न होने का नुकसान दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ा। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2016 के चुनावों में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती और वाम मोर्चा सिर्फ 32 सीटें ही जीत पाया था। 2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और वाम दलों में गठबंधन पर सहमति बन चुकी है। जल्दी ही सीटों के बंटवारे का ऐलान भी हो जाएगा। इस गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राज्य में सरकार विरोधी वोट का बंटवारा बीजेपी और कांग्रेस वाम गठबंधन के बीच हो सकता है और इसका फायदा टीएमसी को मिल सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और कंपनी के निजीकरण की तैयारी की। जी हां, मोदी सरकार एक और कंपनी के निजीकरण का फैसला लेने वाली है। इस बार सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी नहीं, आधी हिस्सेदारी बेच रही है। तो किस कंपनी को बेचने की तैयारी में है सरकार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार पर अर्थव्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को बेचती जा रही है। तमाम विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण के अपने एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है और अब मोदी सरकार अपनी अगली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है और इनमें से एक नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML का भी शामिल है। BEML में सरकार की इस समय हिस्सेदारी 54.03% है और सरकार इसमें से लगभग आधी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। जी हां, बैठक में कई कंपनियों के निजीकरण का सरकार फैसला ले सकती है। BEML में 26% हिस्सा बिक्री पर 28 दिसंबर को बैठक होगी। इस बैठक में BEML में विनिवेश पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी यानी CCD की इस बैठक में स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए हिस्सेदारी बेचे जाने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी PIM और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी साफ है कि सरकार एक और कंपनी को बेचने की तैयारी में है।
और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।